गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, हिंदी के अंतर्गत आज हम बात करेंगे हमारे गद्य नंबर 19 के बारे में, जिसका नाम है महाकवि कालिदास। इसके लेखक है नरपत बारहट और साहित्य प्रकार है जीवनी। महाकवि कालिदास, जो कि संस्कृत साहित्य के सिरमौर कवि के रूप में जाने जाते हैं, तो महाकवि कालिदास का जीवन परिचय आज हम अभ्यास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं लेखक नरपत बारहट के परिचय के बारे में। नरपत बारहट हड़वेचा। राजस्थानी संस्कृति के शोधकर्ता नरपत बारहट हड़वेचा ने MA BEd की उपाधि प्राप्त की है। जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर से वे संलग्न है। उनकी विशेष रुचि काज लेखन में है। वे संस्कृति के प्रवाहों और प्रवाहों को समझने में यत्नशील है। महापुरुषों को नमन करते हुए आपने लिखा है, जिन्होंने देश सेवा की खातिर अपना घर परिवार छोड़कर, ऐशो आराम त्याग कर, भूखे प्यासे नंगे पांव रहकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया, वे वंदनीय है। महापुरुषों की जीवनियाँ आपकी प्रसिद्ध कृति है। इन संग्रहों में कुल 60 प्रसिद्ध महापुरुषों का जीवन चरित्र अंकित है। प्रस्तुत जीवनी महाकवि कालिदास के जन्म और परिचय का एवं उनकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाओं का विवरण है। इस कृति में यह संदेश मिलता है कि किसी बच्चे को बुद्धू या मूर्ख मानना नहीं चाहिए, क्योंकि वह मौका मिलते ही हीरे की तरह चमक उठता है। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं महाकवि कालिदास का परिचय। कालिदास को हम संस्कृत के महाकवि के रूप में जानते हैं। स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा। हर्षचरित के शुरू में महाकवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है। इससे पता चलता है कि कालिदास बाण से पहले हुए हैं। एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने अभिभावक के रूप में विक्रमादित्य का उल्लेख किया है। वह कौन सा विक्रम है, इस बात का अभी पूरी तरह पता नहीं चल पाया है। फिर भी उन्हीं राजा विक्रमादित्य और भोज का समकालीन मानकर कितनी ही कथाओं का नायक बनाया गया है। विभिन्न भाषाओं में पहेलियाँ और लोक कथाओं में उनकी विद्वत्ता है। कविता और चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों, उज्जैनी के महाराजा विक्रमादित्य के समकालीन माने जाते हैं महाकवि कालिदास। कालिदास ने खुद अपने बारे में कुछ नहीं लिखा, जिसकी संस्कृत के हर एक महाकवि या लेखक की जो एक विशेषता रहती थी कि वो कभी अपने बारे में कुछ लिखते नहीं थे। उनकी तो बस एक ही इच्छा होती थी कि उनसे भी प्रसिद्ध उनका ग्रंथ हो। उन्हें अपने नाम की जैसे कि कोई परवाह ही नहीं थी, मगर वो तो इतना ही सोचते थे कि लोग भले ही मुझे ना पहचाने, मगर मेरा जो ग्रंथ है वह सब लोगों के परिचय में होना चाहिए। तो शायद कालिदास ने भी ऐसा सोचा होगा, तभी तो इतने बड़े कवि होकर भी उन्होंने अपने परिचय के बारे में कुछ नहीं कहा। ठीक है, आइए देखते हैं हम इसका जन्म परिचय। कालिदास का जन्म परिचय। कुछ विद्वानों ने कालिदास का जन्म 365 ईस्वी सन तथा निधन 445 माना है। महाकवि कालिदास के जन्म स्थान के बारे में ठीक पता नहीं चलता। कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान उज्जैनी यानी कि वर्तमान उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, जहाँ पर भगवान महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध है, वह माना है, जो सही लगता है, क्योंकि महाकवि कालिदास ने जो मेघदूत नामक एक खंड काव्य की रचना की है, उसमें महाकवि कालिदास ने स्वयं उज्जैनी को विशेष और दर्शनीय कहा है, और लंबा रास्ता पड़ने पर भी उधर से जाने के लिए बादल से अनुरोध किया है। अनुरोध जिसका मतलब होता है विनती, कि मेघदूत जो महाकवि कालिदास की एक प्रसिद्ध रचना है, जिसमें मेघ यानी कि बादल को दूत बनाकर जो एक यक्ष है वो अपनी प्रियतमा को एक संदेश भेजता है। तो उस वक्त जो बादल के जरिए संदेशा देते हैं, तो वहाँ पर कहते हैं कि बादल को जाने का रास्ता तक महाकवि कालिदास अपने इस खंड काव्य में बताते हैं। तो रास्ता बताते हैं, उसमें कहते हैं कि
मेघ, तुम उज्जैनी होकर जाना और वहाँ भगवान महाकालेश्वर के चरणों को स्पर्श करके तुम आगे जाना। तो यहाँ पर उज्जैनी का रास्ता लंबा होने पर भी बादल को उज्जैनी जाने के लिए महाकवि कालिदास ने अनुरोध किया है। उज्जैनी में उन दिनों राजा विक्रमादित्य का राज्य था। वहाँ की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। साहित्य और कला की उन्नति चरम सीमा पर पहुंची थी। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया था। समय समय पर उन्होंने सोने के सिक्के जो चलवाए थे उनसे उनके राज्यकाल का ठीक ठीक पता चलता है। विक्रमादित्य के शासनकाल में जितना वैभव देश में था, जितनी साहित्य तथा कला की उन्नति हुई, उतनी कभी नहीं हुई। एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार और वैज्ञानिक इस युग में उत्पन्न हुए। राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे। संस्कृत भाषा की उन्नति भी इसी काल में सबसे अधिक हुई। अपने पूर्व जीवन में बुद्धू माने जाने वाले कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में श्रेष्ठ थे। जी हाँ दोस्तों, विक्रमादित्य राजा जो थे अपने दरबार में 9 रत्न रखते थे, ऐसा माना जाता है। 9 रत्न, जिसमें महाकवि कालिदास भी एक रत्न थे और वहीं पर जैसे कहते हैं कि महाकवि दंडी भी एक 9 रत्न में से एक थे। कालिदास के अतिरिक्त 8 और कवि भी दरबार में थे जो नवरत्न कहलाते थे। कालिदास के विषय में कहा जाता है कि वे युवावस्था तक निरक्षर थे। देखिए, यहाँ से यदि आप इस चैप्टर को आत्मसात कर ले तो यहाँ से मैं कहता हूँ कि कई जो हमारे छात्र हैं उसका जीवन बदलने की भी पूरी संभावना रहती है। युवावस्था तक कालिदास बिल्कुल निरक्षर थे। जिस डाल पर बैठते थे उसे ही काटते थे। निरक्षर होने पर भी वह इतने विद्वान और महाकवि किस तरह बन गए, इसकी भी एक बड़ी और विचित्र रोचक कहानी है। देखिए इस रोचक कहानी को। उन दिनों शारदानंद नाम के एक राजा थे। उनकी एक गुणवती और विद्वान पुत्री थी जिसका नाम था विद्योत्तमा। वह बहुत सुंदर और रूपवती भी थी। उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर के देशों तक फैली हुई थी। विद्योत्तमा को अपने रूप, गुण और ज्ञान का बड़ा ही घमंड था। अपने विवाह के संबंध में उसने एक घोषणा कर रखी थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी के साथ वह अपना विवाह करेगी। उसकी इस घोषणा की जानकारी जैसे जैसे पास पड़ोस के देशों तक पहुंचती गई, वहाँ के विद्वान तथा पंडित विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे। लेकिन विद्वान या पंडितों को बड़ी ग्लानि का अनुभव हो रहा था। ग्लानि यानी कि दुख। उसे बहुत शर्मिंदापन महसूस करना पड़ा, उसे बहुत दुख होता था और वे इसका बदला लेने का उपाय सोचने लगे। विद्वानों और पंडितों ने मिलकर तय किया कि विद्योत्तमा का विवाह किसी मूर्ख से करवा दिया जाए तो इसका घमंड टूट जाएगा और वे अपने अपमान का बदला भी ले सकेंगे। अतः अब वे ऐसे एक मूर्ख की तलाश में रहने लगे। संयोग से उन्हें एक दिन ऐसा मूर्ख ही दिखाई पड़ा। ऐसा मूर्ख युवक मिल गया। वह पेड़ की जिस डाल पर बैठा था उसे ही काट रहा था। पंडितों तथा विद्वानों को लगा कि इससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। इसलिए पंडितों ने उसे पेड़ से नीचे उतारा और समझा बुझाकर एक सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह करा देने की बात कहकर तथा लालच देकर अपने साथ चलने को राजी किया। पंडितों ने उस मूर्ख युवक को यह बात अच्छी तरह समझा दी कि वह वहाँ कुछ नहीं बोलेगा और गूंगा बना रहेगा, नहीं तो उसका विवाह नहीं होगा। वह मूर्ख युवक बड़ा ही खुश हो गया। उसने पंडितों की बात मान ली और उनके द्वारा दिए गए अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए। पंडित उसे विद्योत्तमा के पास शास्त्रार्थ के लिए ले गए।
राजकुमारी विद्योत्तमा को उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि ये हमारे गुरु हैं और बहुत बड़े विद्वान हैं, शास्त्रार्थों में शास्त्रों के जानकार हैं, आपके साथ शास्त्रार्थ करने यहाँ आए हैं। लेकिन उन दिनों मौन व्रत चलने के कारण ये संकेत से ही शास्त्रार्थ करेंगे, संकेत से आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। विद्योत्तमा पंडितों की यह छल भरी बातें समझ न सकी और शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई। उसने युवक को एक उंगली दिखाई जिसका भाव था कि ईश्वर एक है। उस मूर्ख युवक ने समझा कि यह मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहती है। उसने 2 उंगलियां दिखाते हुए उसकी दोनों आंख फोड़ डालने का संकेत किया। पंडितों ने इस संकेत का अर्थ विद्योत्तमा को समझाते हुए कहा कि आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरुजी का कहना है कि ईश्वर और जीव 2 है, जिसे हम जीवात्मा और परमात्मा कहते हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ अद्वैतवाद है। जो अद्वैतवाद में मानते हैं वे लोग कहते हैं कि ईश्वर एक है, और जो द्वैतवाद में मानते तो वो कहते हैं कि ईश्वर के 2 स्वरूप हैं, एक जीवात्मा जो कि हर मनुष्य हर प्राणी के अंतर स्थित है, और दूसरा है परमात्मा जिसे हम कहते हैं भगवान। ओके, इस बार राजकुमारी विद्योत्तमा ने 5 उंगलियां दिखाकर 5 तत्वों का संकेत किया। उस मूर्ख युवक ने समझा कि वह मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत करती है। उसने मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब गुस्से से देने का संकेत किया। पंडितों ने इस बार भी विद्योत्तमा को इस संकेत का अर्थ बताते हुए कहा, आपने 5 उंगलियों से 5 तत्वों का संकेत किया था, लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है कि 5 तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने से नहीं। बात करते हैं आगे। इस तरह उपरोक्त शास्त्रार्थ में विद्योत्तमा ने उस मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली और दोनों का विवाह धूमधाम से पंडितों ने करवा दिया। एक दिन की बात है, एक ऊंट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूलकर एकाएक बोल बैठा, उट्र उट्र। देखिए यहाँ दोस्तों, ये मूर्ख युवक है, इसे इतना भी नहीं पता कि संस्कृत में ऊंट को उष्ट्र कहा जाता है, मगर इसे तो कुछ पता ही नहीं, मगर फिर भी अपने आप उसके मुख में से जो शब्द निकले वो थे उट्र उट्र। उसको बोलते सुनकर विद्योत्तमा चौंक उठी। उसे पता चला कि उसका पति कोई विद्वान पंडित नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मूर्ख है। पंडितों की छल भरी बातों का अर्थ सब अब उसकी समझ में आ गया। विद्योत्तमा को बहुत मानसिक दुख पहुंचा और उसने अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी और द्वार बंद कर लिए। कठोर उपासना से उसे माँ काली का वरदान प्राप्त हुआ और उसी काली का दास होने के कारण कालिदास नाम प्राप्त हुआ। शीघ्र ही कालिदास ने सारी विद्याओं को सीखकर प्रवीण हो गए। शीघ्र ही कालिदास सारी विद्याओं को सीखकर प्रवीण हो गए। जी हाँ मित्रों, यहाँ प्रवीण शब्द की जो ये वर्तनी है आपको याद रखनी है। प्रवीण जो दीर्घ ई लिखा जाता है वह के साथ, तो इसका मतलब होता है चतुर, बराबर। और यदि हम इसे ह्रस्व लिख दें तो इसका अर्थ होता है कि ज्ञान जिसके पास नहीं है ऐसा, बराबर, प्रवीण, बराबर। तो इसकी वर्तनी आपको ठीक से याद रखनी है। राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर वह फिर से विद्योत्तमा के पास लौटे। द्वार तब भी बंद था। कवि ने अपने विद्वान होने के प्रमाण रूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्योत्तमा से प्रार्थना की। अनावृत कपाट द्वार देहि, अनावृत कपाट द्वार
देहि। अंदर से पत्नी विद्योतमा ने पूछा, अस्ति कश्चिद वाग विशेष, कि महाकवि कालिदास ने जब कहा कि अनावृत कपाट द्वार देहि, कि हे देवी तुम द्वार खोलो। विद्योतमा ने उनसे पूछा कि अस्ति कश्चिद वाग विशेष, कि क्या तुम्हारी वाणी में कोई विशेषता है। इस पर महाकवि कालिदास ने क्रमशः विक्रम और वश्यम, मेघदूत और रघुवंश की रचना विद्योतमा को सुनाए। दोस्तों, विद्योतमा ने जो 3 शब्द कहे थे कि अस्ति कश्चित वाग विशेष, तो अस्ति से प्रारंभ होता हुआ महाकाव्य कुमार संभवम, जो कि भगवान कार्तिकेय के जन्म पर आधारित है, भगवान शिव और पार्वती जी के पुत्र कार्तिकेय के जन्म की कथा है, तो उनसे आधारित अस्ति से शुरू होता कुमार संभव महाकाव्य, कश्चित से शुरू होता हुआ खंड काव्य मेघदूत, और वाग विशेष से रघुवंश। ये 3 रचना विद्योतमा को सुनाए। विद्योतमा को जब उनके पंडित होने का विश्वास हो गया तो उसने द्वार खोलकर महाकवि कालिदास का स्वागत किया। कालिदास को हर क्षेत्र का गहरा अनुभव था। प्रकृति जैसा वर्णन उनसे और उनके साहित्य में जो मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलता। अगर प्रकृति का वर्णन कालिदास को दोस्तों हम प्रकृति के कवि के रूप में भी जानते हैं कि प्रकृति का जितना वर्णन महाकवि कालिदास ने किया है उतना कोई नहीं कर सकता। उन्हें प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता था। कालिदास की उपमाएं विश्व में विख्यात है। इसलिए संस्कृत साहित्य में दोस्तों एक श्लोक भी है कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिम पद लालित्य च माघे संधि त्रयो गुणाः। यानी कि कालिदास की उपमाएं विश्व विख्यात है, उनकी कोई तुलना नहीं है, उसका कोई जोड़ नहीं है, यानी कि वे बेजोड़ है। चरित्र चित्रण में भी महाकवि कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती। जिसमें भगवान राम के पूर्वजों के चरित्र का वर्णन किया रघुवंश महाकाव्य में, उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। उसके पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन लिए रहता है, हर बात बड़ी ही स्वाभाविकता से उपस्थित होती है। कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बताना चाहते हैं कि राजा प्रजा का शासक ही नहीं, उसका रक्षक और पिता भी है। तो यहाँ से दोस्तों हमें फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाए कि राजा प्रजा का शासक ही नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स भी है, तो रक्षक और पिता भी है। कालिदास ने राजा के बारे में क्या बताया? तो कालिदास ने राजा के बारे में बताया कि राजा प्रजा का शासक ही नहीं, उसका रक्षक और पिता भी है। उन दिनों समाज में नारी का क्या स्थान था, इस बात का पता भी हमें महाकवि कालिदास की रचनाओं से मिलता है। समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था और उसे नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा दी जाती थी। महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ हैं। दोस्तों इसका नाम आप लिख लीजिए। उनमें से पहला ग्रंथ है ऋतुसंहार। यह एक उत्तम काव्य है जो कि खंड काव्य है। इसमें कालिदास ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है। ऋतुओं का तथा प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण काव्य में है उतना कालिदास के अन्य ग्रंथों में नहीं है। यानी कि ऋतु संहार हमारी जो 6 ऋतुएं हैं, जैसे हम कहें कि हेमंत, शिशिर, ग्रीष्म, वसंत, वर्षा और शरद। हेमंत, शिशिर, ग्रीष्म, वसंत, वर्षा और शरद, ये जो 6 ऋतु है, इसका कालिदास ने जितना सुंदर चित्रण ऋतुसंहार में किया है उतना उसके अन्य कोई ग्रंथों में नहीं मिलता। ऋतुओं का इतना सुंदर ग्रंथ और किसी भी ग्रंथ में मिलता ही नहीं, इतना सुंदर वर्णन। मालविकाग्निमित्रम कालिदास का दूसरा ग्रंथ और नाटक है।
यह कालिदास का पहला नाटक है दोस्तों। उसमें 5 अंक और विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है। तीसरा ग्रंथ विक्रमोर्वशीयम कालिदास का दूसरा नाटक है। इसमें 5 अंक है तथा महाराज पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का चित्रण किया गया है। कुमार संभव कालिदास का महाकाव्य है और इसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म और उसके द्वारा तारकासुर के वध की कथा का वर्णन है। मेघदूत कालिदास का 5वां ग्रंथ है। यह भी एक खंड काव्य है और इसके शुरू में कालिदास ने बादल को दूत बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी तक का मार्ग बताया है। इसके उत्तरार्ध में यक्ष ने अपनी विरहिणी प्रिया को पहचानने के उपाय में मेघ को बताया है और अपना संदेश दिया है। इस काव्य में वर्षा काल और विरह का वर्णन खूब दिख रहा है। इसमें भारत के भूगोल की भी अच्छी जानकारी दी गई है। रघुवंश जो कि एक महाकाव्य है। कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने से पहले ही कह दिया है कि कहाँ सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश, कहाँ मोटी बुद्धि वाला में तिनकों से बनी छोटी सी नाव लेकर अपार समुद्र को पार करने की बात सोच रहा हूँ। सूर्यवंश के दिलीप से लेकर कुश और उनके उत्तराधिकारियों तक की कथा रघुवंश में है। रघुवंश जो दिलीप नामक राजा से शुरू होता है और लास्ट में अंत में कुश और उनके जो उत्तराधिकारी है उसकी कथा वहाँ पर प्रस्तुत की गई है। महाकवि कालिदास का 7वां और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। यह उनका तीसरा नाटक है और इसमें 7 अंक है। महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत तथा शकुंतला की कथा कही है। इस तरह महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर है। उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, शासन और राजनीति, समाज और जनविश्वास, भूगोल, ललित कला, स्थापत्य आदि सभी की झलक मिलती है। जी हाँ दोस्तों, महाकवि कालिदास के नाम कुल 7 रचनाएं हैं जिसमें हम इसके 3 विभाग कर सकते। पहला है खंड काव्य जिसमें आता है रघुवंश ऋतुसंहार और मेघदूत। दूसरा है महाकाव्य जिसमें कुमार संभवम और रघुवंश। तीसरा है नाटक जिसमें मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। कुल मिलाकर 3 विभाग में 2 खंड काव्य, 2 महाकाव्य और 3 नाटकों की रचना महाकवि कालिदास ने की है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो चैप्टर है ये समाप्त होता है। तो यदि आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रश्न या परेशानी हो तो जैसा मैं अपने हर लेक्चर में बोलता हूँ कि आप स्कूल के वक्त में मुझे कॉल कर सकते हैं या तो कभी भी मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो मैं आप लोगों को होमवर्क में भेज दूँगा।